नमस्कार दोस्तों, कृष्णा स्टडीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने चैनल का नेम चेंज कर दिया है, तो जिस रीज़न से कॉस्मोपॉलिटन स्टडी एग्ज़ाम क्रैकर से मैंने कृष्णा स्टडी कर दिया है। ठीक है, वो किसी रीज़न से किया है, उससे वैसे भी आपको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जो कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ वो अपलोड करता रहूँगा, और जो मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ वो कंप्लीट रहेगी। जैसे कि हमारा जो एनसीईआरटी प्लान चल रहा है, जिसमें ज्योग्राफी और हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो चलिए ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे आज 8th चैप्टर। जैसा कि 6th क्लास की ज्योग्राफी आपकी आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कल से हम कंटिन्यू करेंगे 7th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, और मैं भी उम्मीद है कि हम लास्ट इस मंथ सितंबर एंड तक 7th क्लास और 8th क्लास के एनसीईआरटी एंड कर देंगे। ठीक है, समाप्त कर देंगे, जिससे कि हम अक्टूबर में 9th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और अक्टूबर में 9th 10th की कंप्लीट कर देंगे, तो नवंबर में 11th और 12th कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा मेनली जो फोकस है, मैंने आपको हर बार बताया हर क्लास में कि हमें क्या पढ़ना है, कितना कंटेंट पढ़ना है, इस बात पे फोकस है। कि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है कि इसमें आप पढ़ते ही रहेंगे, और दुनिया में भी बहुत ज्ञान है, बट आपको इस टाइम ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने कंटेंट, जितना कंटेंट आपके लिए आवश्यक है उतनी हो सकता है कि आप पढ़ के आप एग्ज़ाम निकाल लें। बस आपको ज्ञान देने से मुझे भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, और आपको भी कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप ज्ञान लेते चले गए। जैसे कि ज्ञान का तो सागर है, उस सागर से आपको अपने लिए एक, कहते हैं ना, बूंद बूंद निकालना पड़ेगा एक सागर से अपने लिए। ठीक है, चलिए जैसे कि आज पढ़ेंगे हम भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे, वनस्पति के बारे में जानेंगे, और वन्य प्राणी के बारे में जानेंगे कि किस प्लेस पे कौन से प्राणी पाए जाते हैं, हम कहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखते हैं इस चैप्टर में किस लेवल तक बताया गया है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं, अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते हैं कि आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो मौसम होता है, कहते हैं कि मौसम परिवर्तनशील होता है, इसीलिए हमारे हिंदी फिल्मों में गाने भी बने हुए हैं कि मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे। बट जो जलवायु होती है चेंज नहीं होती है। जो जलवायु का चक्र होता है 34 से 35 साल का होता है चक्र, जिसमें हम एवरेज लेके मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर जलवायु चेंज हो रही है तो ये हमारे लिए संकट की स्थिति है। ठीक है, मौसम चेंज होते रहते हैं डे बाय डे, हो सकता है मे भी हर पर हावर पे मौसम चेंज हो, बट जलवायु नहीं चेंज होती है। ठीक है, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हमें सिर्फ 3 फैक्टर ही पढ़ने होते हैं। जैसे उसमें आप टेम्परेचर पढ़ते हैं, प्रेशर पढ़ते हैं, और तीसरा फैक्टर कौन सा पढ़ते हैं ये आप बताइएगा। जैसे कि आप हायर लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि हमारा क्लाइमेटोलॉजी जो है उसके 3 कारक ही हैं। उसी 3 कारक के चारों तरफ हमारा पूरा क्लाइमेटोलॉजी घूमता है। अगर आपने वो कारक पकड़ लिया और उसके बारे में समझ लिया कि क्या क्या बताना है, तो आप बहुत इजीली क्लाइमेटोलॉजी मैक्सिमम जो है 2 घंटे में पूरी क्लाइमेटोलॉजी रिवीजन करके कंप्लीट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप पढ़ते रहेंगे 4 घंटे 5 घंटे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठीक है, मौसम के बारे में बता रहा है कि गर्मियों में हम ऊनी वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, और ठंडियों में हमें ऊनी वस्त्र की आवश्यकता होती है, ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठीक है, सामान्यतः भारत में मौसम होते हैं कितने, दिसंबर से फरवरी क्या रहता है, देखिए ऑथेंटिक डेट है तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम रहता है, सर्दी,
और मार्च से मई गर्म मौसम, और जून से सितंबर वर्षा, और अक्टूबर से नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद। ठीक है, तो सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऑथेंटिक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आ सकता है। आप में भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें, उसमें कुछ चेंज हो तो आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसके लिए ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट। ठीक है, शीत ऋतु के बारे में बताया गया, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे जो उत्तर भारत में जो शीत का मौसम होता है, जैसे कि बता रहे हैं कि दिसंबर से फरवरी होता है, तो दिसंबर में आप जानते हैं कि 21-22 दिसंबर में मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं दक्षिणावर्त में। तो उत्तरावर्त में तो सूर्य होता नहीं है, उत्तरायण होता नहीं, दक्षिणावर्त होता है, तो वहाँ तो गर्मी होती है और हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मैंने इससे पहले की क्लास में आपको कंप्लीट बताया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। जैसे कि कंप्लीट क्लास पड़ी हुई है, 6 क्लास के एनसीईआरटी आज कंप्लीट हो रही है। ठीक है, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। ठीक है, जिसे लू कहा जाता है। तो बताइएगा, ये जो लू इसमें बताया गया है, ये किस प्रकार के पवन का हिस्सा है? जैसे पवन में आप जो पढ़ते हैं प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, तो प्राइमरी मैं ये बता रहा हूँ कि प्राइमरी पवन का पार्ट है ये, और प्राइमरी में भी आप 3 प्रकार की पवनें पढ़ते हैं, जिसमें व्यापारिक पवन और पछुआ पवन, और तीसरी कौन सी पवन है ये आप बताइएगा। और ये बताइएगा कि लू जो है किस प्रकार की पवन के कारण, किस प्रकार के पवन को लू कहा जाता है, व्यापारिक पवन को या पछुआ पवन को, या तीसरी पवन कौन सी है ये आप नाम बताइएगा। और लू किस प्रकार के पवन है ये भी आप बताएंगे। ठीक है, जैसे कि याद रखेंगे तो इसमें आपको इजी रहेगा कि याद होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, सेवन करते हैं। चलिए हमारे लिए नहीं है। हिंदी वर्षा, गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है, हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं। चलिए देखते हैं जो हमारे लिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, दक्षिण पश्चिम या मानसून वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने के साथ आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, इस पे जब लौटता मानसून होता है उससे मैक्सिमम बारिश होती है। ठीक है, पश्चिम जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु का, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी कि लौटते मानसून से मैक्सिमम बारिश कहाँ होती है, तो कोरोमंडल तट पर होती है, जो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में स्टेब्लिश है। मानसून के लौटने का मौसम शरद ऋतु। इस समय पवन स्थान भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, ये देखिए जलवायु की डेफिनेशन कि एक प्लेस पे अनेक वर्षों में, जैसे कि जिसका वर्ष लेते हैं 34 से 35 साल लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड में 34 to 35 वर्ष के लेते हैं, तब करते हैं एवरेज का। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, तो याद रख लीजिएगा कि मानसून किस भाषा से लिया गया है, मौसम से लिया गया है। और भारत को जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कमेंट कीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कोई और चेंजेस भी है तो आप बताइएगा। ठीक है, जैसे कि भारत तो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों में पड़ता है। कि आपको मैंने उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध का डिवाइडेशन भी बताया था इसी में चैप्टर में पिछले। तो इसमें आप देखते हैं कि भारत उष्ण कटिबंध में भी है और शीतोष्ण कटिबंध में भी है, फिर भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है। इसका मेन रीज़न है हिमालय। ठीक है, हिमालय का एस्टेब्लिश, ठीक है, जो हमें साइबेरिया से आने वाली पवनों से रक्षा प्रदान करता है और
जो मानसूनी जलवायु का मेन कारण है, क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम जो हवाएं होती हैं उन्हें रोक बारिश कराता है। भारत में जो मैक्सिमम बारिश होती है, यह भी याद रखिएगा कि पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावाच पर निर्भर करती है। तो किन किन कारकों पर निर्भर करती है? ऊंचाई पे, स्थिति पे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऊंचाई है आपकी, समुद्र से दूरी है, उच्चावाच, ठीक है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, ठीक है। जैसलमेर में बीकानेर जो गर्म है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर में द्रास एवं कारगिल, ठीक है, में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्रों में मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, ठीक है, वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। तो मौसिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? जैसे कि आप जानते हैं बारिश जो शिलोंग के पठार पे मैक्सिमम होती है, तो शिलोंग के पठार में भी 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो याद रखिएगा कि जो सबसे मैक्सिमम ये जो मौसिनराम है ये आपका खासी पहाड़ी पे स्थित है, खासी पे, ठीक है, खासी पहाड़ी पे स्थित है। और सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है खासी पहाड़ी पे होती है, ठीक है। कितनी होती है? 1040 सेंटीमीटर से ज़्यादा मैक्स प्लस होती है, ठीक है, 1040 सेंटीमीटर से प्लस होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बता रखा है। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम, कुछ वृक्ष होते हैं, ठीक है। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। तो नारियल आप याद रखिएगा एक फैक्ट के रूप में कि पत्तियां बहुत कम होती हैं। घास है, झाड़ियाँ हैं, घास झाड़ियाँ तो आप समझ सकते हैं कि पत्तियां घास और झाड़ियाँ तो होती हैं, बट नारियल का पेड़ में भी पत्तियां कम होते हैं, ये फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। जो पौधे बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। जिनमें मानवीय हस्तक्षेप के बिना उत्पन्न हुए होते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो देखिए, उष्णकटिबंध सदाबहार वन, उष्णकटिबंध पतझड़ वन और कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति, ठीक है, और मैंग्रोव वन, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर मैप अभी इस चैप्टर में दे रखा है तो आपको मैप से बताते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा चाहिए होती है, 200 सेंटीमीटर प्लस, ठीक है। और इसके लिए जो तापमान होता है 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो मैक्सिमम यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे जो तापमान अदर में होता है कि मैक्सिमम आर्द्रता भी ज़्यादा होती है और तापमान भी अधिक होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है और तापमान भी होता है, दोनों कारक चाहिए होते हैं, ठीक है। मौसम कभी शुष्क नहीं होता, जिस कारण से यहाँ के वृक्ष कभी पेड़ पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं। रीजन पूछ सकता है कि क्यों पेड़ पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं, पेड़ों की पत्तियाँ क्यों नहीं टूटती हैं? क्योंकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता, ठीक है। सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए,
ये पॉइंट आप मैप पे करिएगा, टिक कर लीजिएगा, उसके बाद याद करिएगा, आसान रहेगा आपके लिए। जैसे कि एक ही मैप में कंप्लीट बना लीजिएगा वनस्पतियों के बारे में। अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह है। उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे कि असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है। और पश्चिम घाट की सक्रिय पट्टी में पाए जाने वाले वृक्ष महोगनी, अबनुस, रोजवुड है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसी फैक्ट बता रहा हूँ कि मैंने बताया था इससे पहले चैप्टर में कि विंसन गिलहरी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो विंसन गिलहरी कहाँ पाई जाती है ये आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपने पढ़ा है पूरे चैप्टर सही से तो आपको पता होगा कि विंसन गिलहरी कहाँ पाई जाती है। जैसे कि हमारे चैप्टर में आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन तो आपके आते हैं, तो हमें इसके साथ साथ ज्योग्राफी में भी ध्यान देते चलना है कि अगर कोई पार्ट मिलता है जो हमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी से कनेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट को हमें नोट करना है और समझना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी एनसीईआरटी से बन जाते हैं, तो उसके लिए पॉइंट पे नज़र रखिएगा। ठीक है, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों के मानसूनी वन कहा जाता है। मानसूनी वन क्यों? ये कौन से वन है? उष्णकटिबंध पतझड़ वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं, वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मौसम शुष्क पाया जाता है। और इन वृक्षों के लिए जो वर्षा होती है, वर्षा कितनी आवश्यकता होती है ये आप बताइएगा। जैसे कि उष्णकटिबंध पतझड़ वन है, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इनके लिए, ह्यूमिडिटी नहीं मिलती है ना, कभी 90 डेज़ की वर्षा काल होता है, यहाँ पे 90 दिन वर्षा का समय होता है। इन वनों में पाए जाने वृक्ष जो हैं साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम है। वृक्ष कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आपने उष्णकटिबंध सदाबहार पढ़ लिया, उष्णकटिबंध पतझड़ वन पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के शुष्क भाग में पाई जाती हैं। तो शुष्क भाग कहाँ पे होंगे? जैसे कि राजस्थान है, लद्दाख है। तो आप सोचेंगे लद्दाख कैसे शुष्क भाग हो सकता है, मे भी आपके माइंड में आ सकता है। तो लद्दाख में देखिए जैसे कि वहाँ काफ़ी ठंडी होती है, तो शुष्क प्रदेश उसे कहते हैं जिसमें आपके लिए ह्यूमिडिटी भी कम उपलब्ध हो। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में सूर्य की टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वहीं पे सिर्फ कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ठीक है, ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा, पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल तथा गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, पर्वतीय वनस्पति, पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार, देखिए मैं, पेड़ों का आकार जो होता है 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंकुआकार होता है। ठीक है, जो अब ऊपर जाएंगे पहाड़ों पे तो इतनी दूरी पे शंकुआकार होंगे और ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं। इन वृक्षों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं चीड़, पाइन, देवदार। ठीक है, मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन आया हुआ था अभी कुछ समय पहले 2019 में ही आया था कि अगर आप हिमाचल प्रदेश, ये नहीं दे रखा था कि हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, उसमें पूछा हुआ था कि आप रेडोड्रॉन, चलिए मैं वो पढ़ता हूँ लाइन तो आपको बताता हूँ। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र के नाम सुंदरवन पड़ा। ठीक है, वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार की वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, जैसे कि ये वन का महत्व बता रहा है, ठीक है, मिलता है। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, महत्व के बारे में कुछ लोग खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वन्य प्राणी के बारे में।
वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पंछियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशिया शेर का प्राकृतिक निवास है। ठीक, एशिया शेरों का निवास है। हाथी तथा देखिए हाथी तथा एक सींग वाले गेंडा असम के जंगल में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? ये पॉइंट अभी एक क्वेश्चन आया था 2020 के ही पेपर में कि हाथी क्या कितने एज तक प्रजनन कर सकते हैं, क्वेश्चन था प्रजनन कर सकते हैं, और था कि मैक्सिमम हाथी कहाँ पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा जो मैक्सिमम हाथी हैं कर्नाटक में पाए जाते हैं, उसके बाद केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस ऑप्शन में दे रखा था केरल फर्स्ट पर दे रखा था, बट जो मैक्सिमम हाथी होते हैं कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो प्रजनन क्षमता होती है 40 से 45 साल तक 60 साल तक होती है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। देखिए बता रहा है केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधों के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, शियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पंछियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी है। ठीक है, भारत में पंछी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि हैं। अन्य हमारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पंछियों को उनका प्रकृति का निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पंछियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? चलिए, वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेज़ी से घट रही हैं। जैसा कि मैं जो पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, आपको सिर्फ वही पॉइंट लिखना है, उसी पॉइंट के बारे में समझना है। ठीक है, बहुत सी प्रजातियां तो आज समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना आप जानते हैं आप 1973 में स्टार्ट की गई थी बाघ परियोजना। ठीक है, तो बाघ परियोजना कब स्टार्ट की गई? 1973। ठीक है, और हाथी परियोजना बचाने के लिए हाथी परियोजना जैसे कि हाथियों के लिए बचाने के लिए किस ईयर में शुरू की गई? तो याद रखिएगा 1992 में। ठीक है, 1992 में। और हमारा नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है जो मैं कहाँ पड़ता है ये बता दे रहा हूँ। प्लेस जो बूंदी में पड़ता है, और नाम क्या है ये आप बताइएगा। 52वां टाइगर रिजर्व है और 51वां तमिलनाडु में पड़ता है। नाम दोनों आप बताइएगा। 51 और 52 टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? ठीक है, जैसे मैंने ये बता दिया है कि जो 51 है वो तमिलनाडु में पड़ता है और 52 जो है राजस्थान बूंदी में पड़ता है। नाम क्या है आप बताइएगा। और टाइगर कॉरिडोर बनाया गया है भाई, टाइगर कॉरिडोर घोषित किया गया है राजस्थान के लिए। तो बताइएगा टाइगर कॉरिडोर में कौन कौन से जो टाइगर रिजर्व हैं शामिल किए गए हैं, ये नाम भी आप बताइएगा। ठीक है, क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों, हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो मूर्तियाँ होती हैं और कुछ हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले भी ऐसे वस्त्र होते हैं जो इनकी खाल से बने होते हैं, तो उन्हें हमें त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप अभी भी हमारे पर्यावरण के प्रति अगर चिंतक नहीं हैं तो बहुत ख़राब बात है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी संभव नहीं होगा। ठीक है, चलिए चैप्टर समाप्त हो गया और इसी के साथ में हमारे 6th क्लास की एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गई है। देखते हैं कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, इतनी क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं, चलिए ऑप्शनल देख लेते हैं। ऑप्टिकल, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में जैसे कि आपने पढ़ा मौसिन राम है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? खारे जल में कि साफ जल में कि प्रशुद्ध जल में? खारे जल में। महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो आपने देखा उष्णकटिबंध सदाबहार वन में। ठीक है,
जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय अद्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून होता है तो कहाँ पे बहती हैं अद्र पवनें? स्थल से समुद्र की ओर, या समुद्र से स्थल की ओर, या पठार से समुद्र की ओर? ठीक है, ये आप बताइएगा, क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ। मैंने बताया इसका भी आंसर है, और मैंने खुद बताया आपने है, तो ठीक है, आप पे छोड़ रहा हूँ कि इसका आप कमेंट कीजिएगा। तो मैंने आपको 3 से 4 टॉपिक के लिए क्वेश्चन दिया है, वो कंप्लीट आप कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा हाँ आप कंप्लीट देख रहे हैं वीडियो, और इससे पहले की वीडियो आपने देखा है, मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए कल से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के NCERT, जिसे हम 7 to 8 डेज़ में 10 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे, फिर 8th कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि हमारे चैप्टर कंटिन्यू रहेगा हमेशा के लिए, जब तक कि NCERT में आपको कंप्लीट नहीं करा देता। 6 to 12th हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस की NCERT जो रहेगी 6 to 10th रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू। NCERT सीरीज़ कंप्लीट जारी रहेगी, तो कृपया चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।